हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा सेशन है जिसमें शिक्षण अभिरुचि जो कि 30 मार्क्स की आनी है। 30 क्वेश्चंस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आएंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, काफी को कंफ्यूजन है कि इंग्लिश में ही आएगा या हिंदी में ही आएगा। इस तरीके से तो किसी भी सब्जेक्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों ही लैंग्वेजेस में आएगा। वो बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। और वो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पे एजुकेशन के बारे में पूछा है कि ऑप्शन है हमारे पास विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो जब भी ऐसे चार ऑप्शन आए तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो उसी को आप लोग क्लिक करना। जो आपको एज अ टीचर वहां पे जो भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रट के जाने का कोई फायदा नहीं है, सारी चीजें समझने वाली होती हैं। तो एज ए टीचर जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वही उसका आंसर होता है। तो व्यवसायिक कुशलता के लिए तैयार करना ठीक है, कुछ हद तक ये भी आंसर हो सकता है। एंड सेकंड, सामाजिक जागरूकता का विकास करना ठीक है। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार। तो केवल परीक्षा के लिए तैयार करना ये कोई टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन और व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है आपका सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की सोच रखना, नवाचार। जो चीजें आजकल ज्यादातर यूज में आती हैं, वो कौन सा मॉडल है जो बच्चों में क्रिएटिविटी को प्रेरित करता है, यानी कि बच्चे कुछ नया करने की सोचें, उन चीजों को बच्चों के अंदर ये फीलिंग लाता है, ये भाव लाता है कि हाँ कुछ नया हो सकता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी, प्रोग्रामिंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो रचनावादी वर्ड है ये बहुत काम का वर्ड है अक्सर, क्योंकि जो एनसीएफ था, एनसीएफ 2005, उसने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो रचनावाद पे ही किया था, कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही किया था। तो रचनावाद जहाँ पे ऑप्शन दिखे तो 90% चांस होता है कि वो सही होता है, रचनावाद वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा जो सॉ और वॉज, अनक्लियर और क्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी बच्चे को सॉ भी वॉज लगता है, वॉज भी सॉ लगता है, अनक्लियर क्लियर ये सेम लगते हैं, वो बच्चे को कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डायग्राफिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो वर्ड से रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटीज होती है वो सारी की सारी हमारी डिसलेक्सिया में आती हैं। एंड डिसग्राफिया अगर राइटिंग से रिलेटेड है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि एक बच्चा सॉ और वॉस को लिखने में गलती करता है, देन ग्राफ, क्योंकि ग्राफ मतलब कुछ लिखा हुआ, तो ग्राफ जो होता है वो लिखने से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? यानी कि जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे सीखते हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक ने इस तरीके का कोई सिद्धांत दिया था? वॉटसन, बांडुरा, जीन पियाजे, या फिर वाइगोत्स्की। तो एल्बर्ट बांडुरा जो है, इनकी एक थ्योरी है जिसको बेबी डॉल थ्योरी भी बोला जाता है। तो इन्होंने ही इस तरीके का एक सिद्धांत दिया था जिसमें ये यूज हुआ था कि उन्होंने सबसे पहले एक निर्जीव चीज रखी थी, एक जोकर को रखा था, और ये देखा था कि जैसा जोकर कर रहा है वैसे जो अन्य समाज में लोग हैं, खासकर छोटे बच्चे हैं, वो वैसा व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं। तो इमिटेट करना या इमिटेशन की जो थ्योरी होगी वो हमारी अल्बर्ट बांडुरा से रिलेटेड होगी। यहाँ पे सही आंसर होगा अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है किन चीजों में? विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाने में, या फिर निर्देशन के प्रयोजन हेतु, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेकिन अगर कहीं पे ऑप्शन में ये दिया हो कि
मतलब अगर सिर्फ ये दिया होता विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, तो वहां पर ये आंसर सही नहीं होता, क्योंकि बच्चों को अलग करना या बच्चों को ब्राइट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, स्लो लर्नर्स, कुछ इस तरीके से डिवाइड करना वो सही नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बच्चों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर किसी अन्य तरीके से विभाजन करने में, यहाँ पे सिर्फ समूह विभाजन करने की बात की गई है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? मैस्लो, काफ्का, वॉटसन या फिर मैकडूगल। तो जो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम है वो मैस्लो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। 5 प्रकार की मांगें इन्होंने बताई थी, ये आपने पढ़ा भी होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट क्या है? बालक, अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। तो हमेशा बालक ही जो है वो सेंट्रल पॉइंट होता है बाल मनोविज्ञान का। और कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बालक को यानी कि स्टूडेंट को, छात्रों को दी गई हो, वही ऑप्शन 110% सही होता है कि जहाँ पे बालक को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से दिया जा सकता है? मूल्यों के महत्व को बता के, मूल्यों का पालन न करने पर दंडित करना, या फिर अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। बिकॉज एनसीएफ कह लो, आरटीई कह लो, हर कोई यही बोलता है कि बच्चों को करके सिखाना, बच्चे व्यवहार को देख के सीखते हैं। तो अगर टीचर खुद अगर वैल्यू के बेस पे अपने काम करेगा तो बच्चे उसको देख के ऑटोमेटिक मूल्यों को अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्य, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा, पठन कौशल या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो हम सभी को पता ही है कि ब्लूम ने 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोडोमेन, या फिर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। तो 90 to 110 तक हम सामान्य बुद्धि के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो सही हो जाएगा इसका एवरेज या फिर सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत या फिर द्वितत्व सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? हिंदी में तो द्विखंड, द्वितत्व अलग अलग नाम आते हैं, इंग्लिश में याद रख लेना 2 फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? बिने, गिलफोर्ड, स्टर्न या स्पीयर। तो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने, जिसमें इन्होंने 2 तत्व बताए थे बुद्धि के, जी और एस। जी यानी कि जनरल फैक्टर, एस स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार निम्न में से कौन सा है? यानी कि मनुष्य की जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। इदम, अहम, परम अहम या फिर सभी में, जिसको इंग्लिश में ईद, ईगो और सुपर ईगो बोला जाता है। सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी दी थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, उसकी बात की जा रही है। तो इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए थे, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, और उसी को इदम, अहम और परम अहम कहा जाता है। तो जो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है या फिर जिनको दंभित इच्छाएं भी बोला जाता है, वो सारी की सारी हमारी इद या फिर इदम के अंतर्गत होती हैं। ये सारी हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा इदम। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ठीक है, बनाएगा। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, या फिर नेक्स्ट है, यह समय बिताने में सहायक होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना को भी जब डेवलप करने का कोई सबसे बेस्ट तरीका होता है तो वो खेल ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनमें आपस में कॉपरेशन और स्पोर्ट्स स्पिरिट, ये सारी जो गुण होते हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवरोधन का अर्थ है अपव्यय एवं अवरोधन। आपने ये शब्द सुने होंगे, हरटांग कमेटी अपव्यय एवं अवरोधन से रिलेटेड थी। तो अवरोधन का क्या अर्थ है? पढ़ाई छोड़ देना, फेल होना, कक्षा से भाग जाना, या फिर उपरोक्त सभी।
तो अवरोधन का अर्थ होता है फेल होना, यानी कि एक कक्षा में बार बार रुकावट आना, फेल होना, उसको हम बोलते हैं अवरोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेल होना। एंड एक वर्ड और है अपव्यय। अपव्यय मतलब होता है कि किसी बच्चे का बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाना। तो जो व्यय किया गया है उसकी शिक्षा पे, उसका जो उस धन का जो अपव्यय होता है उसको हम कहते हैं अपव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशलों का अर्थ है। अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण व्यवहार कह लें, क्रियाएं कह लें, या फिर अनुदेशनात्मक क्रियाएं, ये सभी हमारे शिक्षण कौशलों के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, यानी जो लोग अपने में ही बिजी रहते हैं, अपनी जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो दूसरों को नहीं बोलते हैं और ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हम अंतर्मुखी कहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो समाज में काफी आसानी से घुल जाता है, बहुत घुल मिल के रहता है। उभयमुखी व्यक्ति वो होता है जिसमें ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं, यानी कि एक बैलेंस जिसको हम बोलते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उसको हम उभयमुखी कहते हैं। एंड इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है वो कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने के पठार, स्मृति, या फिर अवधान। तो वो कंडीशन जहाँ पे अधिगम का यानी कि सीखने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, ना उसमें उन्नति होती है, तो उसको हम कहते हैं सीखने का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वह है सामान्य चिंता, अत्यधिक चिंता, चिंता न होना, या फिर चिंता और अधिगम में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सामान्य चिंता, क्योंकि अत्यधिक चिंता हो जाएगी तो भी सीख नहीं पाएगा, जो सीखा है वो भी सारा गड़बड़ हो जाएगा। और चिंता न होना से भी सीख नहीं पाएगा, लेकिन चिंता और अधिगम का संबंध तो है आपस में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सामान्य चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभियोग्यता, यानी कि शिक्षण बनने की योग्यता जो है उससे क्या तात्पर्य है? शिक्षण बनने की इच्छा रखना ठीक है, शिक्षण के प्रति जागरूक होना, शिक्षक के व्यवसाय से संबंधित सभी योग्यता रखना, या फिर छात्रों से अच्छा संबंध। जो इसमें सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के व्यवसाय की सभी योग्यता रखना, यानी शिक्षण से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज हैं वो रखना शिक्षण अभियोग्यता है। नेक्स्ट है कोहलर निम्न में से संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व, या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर जिन्होंने बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया था वो अधिगम से रिलेटेड सिद्धांत था। तो इसमें सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी इसमें वीडियोस आएंगी। एंड आज तो ओनली 20 क्वेश्चंस थे, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से 30 क्वेश्चंस हमारे आने हैं, तो कम से कम 30 क्वेश्चंस का तो एक सेशन रखा जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।